Welcome, my dear student and friend. I am going to explain you a poem that is written by Robert Frost, and the name of the poem is that Dust of Snow. आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पोम है जो कि डस्ट ऑफ स्नो ऐसे लिखे कौन थे और रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब। तो इस पोम में देखते हैं आखिर किस तरीके से ये इसमें बयान करते हैं। पहले हम इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर लिटरेरी डिवाइस पे आएंगे। तो पहला आपका स्टैंजा दिया गया, देयर आर टू स्टैंजा, द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन। तो फर्स्ट वन और सेकंड वन, फर्स्ट वन में हम लोग देखते हैं क्या है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्ड हिज मेमोरी ऑफ स्मॉल येट वंडरफुल इंसिडेंट। इस स्टैंजा में क्या करते हैं, पोइट एक इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं। एज यू नो दैट ही वॉज स्टैंडिंग अंडर अ पासिंग थ्रू हेमलॉक ट्री। ये कहाँ से गुजर रहे हैं, एक हेमलॉक ट्री से होते हुए गुजर रहे हैं। एज ही पास थ्रू इट अ क्रो सडनली पर्स्ड ऑन द स्मॉल प्रोसेस सुक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम। तब क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही वो गुजरते हैं हेमलॉक ट्री में क्या बैठा हुआ रहता है आपका एक क्रो रहता है। ठीक है, क्रो मीन्स क्या होता है, क्रो को हम लोग क्या करते हैं एज अ सिंबल के तौर पे उसे नेगेटिव माना जाता है हमेशा। जैसे किसी के घर में कुछ हो रहा है तो यानी किसी गलत इंसिडेंट हो जाता है तो किसी कारण हो जाता है, क्रो के कारण। पहले ये लोग क्या थे, मान्यता था ऐसा। तो यहाँ तो इस तरह के लोग मानते थे आखिर। ठीक है, तो इन दिस स्टैंजा द पोइट हैड यूज सिम्बल्स लाइक क्रो। जैसे कि यहाँ पे जिस तरह का सिंबल का इस्तेमाल किया गया है, जैसे क्रो का एंड डस्ट ऑफ स्नो, एंड डस्ट ऑफ स्नो का जो इस्तेमाल किया गया है, एंड हेमलॉक ट्री, और हेमलॉक ट्री का भी इस्तेमाल किया गया है। आखिर इसका इस्तेमाल क्यों किया गया है, ये डिप्रेस्ड मूड को शो करता है। कौन सा मूड को, आपका डिप्रेस्ड मूड को शो करता है। इसका मतलब क्या है, जो पोइट जो है काफ़ी डिप्रेशन में है, वो काफ़ी डिप्रेशन में है, काफ़ी सैड है, वो ज़रा से भी किसी चीज़ के लिए खुशी का नाउम्मीद है। जैसे बोला जाता है ना, यूं तो हर शाम उम्मीदों पे गुजर जाती है, यूं तो हर शाम उम्मीदों पे गुजर जाती है, आज कुछ बात है जो इस शाम पे रोना आया। तो अब देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा में क्या बताया गया है, आपका पूरा डिप्रेशन मूड को बताया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टैंजा हम लोग देखते हैं, सेकंड स्टैंजा आपका दिया गया है। सेकंड स्टैंजा यहाँ पे दिया गया, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। In this stanza, the poet revealed that his small incident of snowflakes falling on him had changed his mood from sad to happy। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या बोल रहा, माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीव्ड। तो यहाँ पे बताया गया, ये तो पहले काफ़ी डिप्रेस है फर्स्ट स्टैंजा में, और सेकंड स्टैंजा में यही क्या बताता है, अब उसे खुशी का एहसास होता है। आखिर कैसे, एक छोटा सा स्नो फ्लेक्स है यानी डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मतलब क्या हुआ, एक उसके दिमाग में, उसके बॉडी में क्या लाया, एक एनर्जी लाया जो उसको क्या किया, एक है उसके मूड को ही चेंज कर दिया। कौन सा मूड था आपका, फर्स्ट स्टैंजा में सैड का मूड था, अब सेकंड स्टैंजा में क्या हो गया, कौन सा मूड में आप ये आ गया, आपका हैप्पीनेस का मूड में आ गया ये। आखिर किसके कारण, स्नोफ्लेक्स के कारण, जब वो स्नोफ्लेक्स उसके ऊपर गिरता है, मुझे मतलब गिरता है। तो एज द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम द डिप्रेशन एंड द ग्लूम टू फेल ऑफ फ्रॉम हीज माइंड। जैसे ही स्नोफ्लेक्स गिरता है उसके माइंड में, उसके बॉडी में, तो क्या होता है, उसका मूड ही चेंज हो जाता है, सैड से किस में बदल जाता है, हैप्पीनेस में बदल जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे सुख मतलब क्या होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे दिया गया सुख का मतलब क्या होता है आपका, टू मूव होता है, ट्रेम्बल्ड होता है, टॉटर्ड होता है, और उसी का एंटोनिम्स एग्जाम में क्या आता है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ सुख। सुख का एंटोनिम क्या हो सकता है, तो ये मूव होता है तो इसका क्या हो जाएगा, स्टील हो जाएगा। स्टील मतलब शांत हो जाएगा, स्टडी भी हो जाएगा इसका आपका एंटोनिम वर्ड्स। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, एक सिनोनिम होता है और दूसरा क्या होता है, एंटोनिम होता है। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग और एंटोनिम मतलब ऑपोजिट मीनिंग है। और रीड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, बिटरली रिग्रेट समथिंग। जब किसी चीज़ को हम लोग बिटरली रिग्रेट करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूड कहते हैं। इसका भी क्या हो जाएगा आपका, डिलाइट हो जाएगा और कंटेंटमेंट हो जाएगा आपका सिनोनिम, डिलाइट एंड कंटेंटमेंट।
ओके। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताया गया है, तो यानी यहाँ पे दो स्टैंजा को लिया गया, फर्स्ट क्या साइड लिया गया, सेकंड का हैप्पीनेस को लिया गया। यानी डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पे क्या है, एक तरह से अगर डस्ट ऑफ, अगर क्रो नहीं आता, नेगेटिव एनर्जी, यानी क्रो को जो सिंबल का इस्तेमाल किया गया नेगेटिव को लेकर के, अगर ये नहीं आता तो इसके लाइफ में पॉजिटिविटी भी नहीं आता। यहाँ पे हैप्पीनेस एक बुक का माइंड में आ गया, ठीक है। इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी सो दैट यू हैव टू रीड अ बुक एंड द नेम ऑफ द बुक इज़ दैट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको भी क्या करना होगा, एक किताब पढ़ना होगा, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। और ये लिखे हैं कौन है, हैप्पीनेस, ये लिखे कौन है, आपका बर्टन रसल साहब लिखे हैं। कौन लिखे हैं, बर्टन रसल। आप इसे सर्च कर सकते हैं, बर्टन रसल साहब इस बुक को लिखे हैं। तो द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस है। अब इसमें आते हैं लिटरेरी डिवाइस है। इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया, फर्स्ट तो एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। एलिट्रेशन में क्या है आपका, देखिए यहाँ पे हैज़ है और हॉट है, इसमें एच साउंड यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिट्रेशन कहते हैं किसे, एलिट्रेशन इज द ऑकरेंस ऑफ द सेम साउंड दैट इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। इसमें देखो हैज़ में सेम साउंड है, हार्ट में भी सेम साउंड है, इसमें कौन सा साउंड आ रहा है, एच साउंड इज रिपीटिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच साउंड क्या हो जाएगा आपका, एलिट्रेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं और क्या है भाई, तो अब यहाँ पे है सेप्ट एंड सम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एस साउंड हो जाएगा, एलिट्रेशन। अब सिम्बॉलिज्म, यहाँ पे सिम्बॉलिज्म का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि आपका द को इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, और डस्ट ऑफ स्नो का भी इस्तेमाल किया गया है, एंड हेमलॉक ट्री, ये सब क्या आपका सिम्बॉलिज्म है। और सिम्बॉलिज्म क्या होता है, एक है सिम्बॉलिज्म इज़ द यूज़ ऑफ सिम्बल्स टू सिग्निफाइज आइडियाज़ बाय गिविंग देम सिम्बॉलिक मीनिंग दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग। इसका लिटरल मीनिंग यहाँ पे ऐसा नहीं कि क्रो है तो कौवा, यहाँ पे जो है तो वो लिटरल मीनिंग हो जाएगा, नहीं, बल्कि इसको क्या किया जाता है, एक सिग्निफाई मतलब आइडिया को सिग्निफाई किया जाता है, तो ये सिम्बॉलिज्म की तरह इस्तेमाल हो रहा है। यानी सिम्बॉलिज्म में कौन कौन आ रहे हैं, आपका क्रो हो गया, डस्ट ऑफ स्नो हो गया, और आपका हेमलॉक ट्री हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द सिम्बॉलिज्म इन दिस स्टैंजा, तो यहाँ पे दो सिम्बॉलिज्म का इस्तेमाल किया गया है, बोर्ड में इसी तरह पूछा जाता है लिटरेरी डिवाइस में, विच लिटरेरी डिवाइस एज यूज्ड एज अ सिम्बॉलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्रो और हेमलॉक ट्री और, ठीक है, या और डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पे तीन का इस्तेमाल किया गया है सिम्बॉलिज्म का। अब आते हैं आपका राइम स्कीम भी इसमें दिया गया, तो राइम स्कीम बहुत ही आसानी से आप लोग पहचान सकते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं, वो भी लास्ट एक्सेंट को देखते हैं। तो क्रो, ए बी मी एंड स्नो, क्रो और सेम, क्रो और स्नो दोनों मिल रहे हैं, ओ के साउंड में आ रहा है तो इसलिए ए और यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी ए हो जाएगा और यहाँ पे बी, यानी आपका फर्स्ट स्टैंजा में क्या हो गया, ए बी, ये आपका क्या हो जाएगा, राइम स्कीम हो जाएगा। अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में भी क्या, हार्ट सी एंड डी, ये अलग है, हार्ट एंड पार्ट दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रूड एंड मूड दोनों सेम है, यानी इसमें क्या हो जाएगा आपका सी डी एंड सी डी। तो आपका राइम स्कीम क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी डी। अब नेक्स्ट में देखते हैं और किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया। अब इसमें इन्वर्शन का भी इस्तेमाल किया गया है। इन्वर्शन का मतलब क्या होता है आपका, जैसे इन्वर्शन में ही होता है क्या, इसमें क्या होता है, एक पोइट के पास है, एक है आपका लाइसेंस रहता है, पोइटिक लाइसेंस, जो क्या करता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देता है, मेन वर्ब को कहीं और पे डाल देगा, क्यों, आखिर ये क्या करता है, राइमिंग में लाने के लिए, ठीक है। व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज चेंज्ड बाय द पोइट टू क्रिएट राइम स्कीम, दिस पोइटिक लाइसेंस इज कॉल्ड इन्वर्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, वर्ब को कहीं सब्जेक्ट से पहले रख देगा, क्यों रख देगा, आखिर आपका ये आखिर क्यों रखेगा इसमें आपका, एक है राइम स्कीम तैयार करने के लिए, कि वर्ड में क्या आ जाए आपका, राइमिंग आ जाए, तो वर्ड राइमिंग आएगा तभी, अगर यहाँ पे राइमिंग नहीं बनता तो ए बी में नहीं होता, सो अगर इस इन्वर्शन का इस्तेमाल नहीं करता तो ए बी सी डी में हो जाता, जो कि क्या होता, पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसके पास पोइटिक लाइसेंस होता है राइमिंग बनाने के लिए, इसलिए इन्वर्शन का इस्तेमाल सभी पोइट करते हैं। अब यहाँ पे एसोनेंस का भी इस्तेमाल किया गया है, एसोनेंस, ठीक है, एसोनेंस का इस्तेमाल किया गया, आप लोग देख सकते हैं, सुक डाउन ऑन मी, यहाँ पे जो दिया गया है सुक डाउन ऑन मी, ओ साउंड यहाँ पे क्या हो रहा है, ओ साउंड यहाँ पे, ओ साउंड को देखते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे ओ साउंड क्या कर रहा है, एक तरफ से ओ साउंड इज प्रोमिनेंट है, सो दैट शुक डाउन ऑन मी, यहाँ पे ओ साउंड प्रोमिनेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका एसोनेंस हो जाएगा। जैसे शुक में भी ओ आ रहा, डाउन में भी, ऑन में भी, और सॉरी शुक डाउन ऑन में ही आ रहा सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोमिनेंस हो जाएगा। इज इट क्लियर आप लोग? ये अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं इंजैममेंट। इंजैममेंट क्या होता है, दैट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी ये पोम किस फॉर्म में लिखा गया है, एज एन इंजैममेंट में, मतलब विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क, इसमें नहीं लिखा गया है, ठीक है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया गया है, इसका मतलब क्या हो गया, ये इंजैममेंट हो गया। इज इट क्लियर? तो ये था आपका लिटरेरी डिवाइस है। अब देखते हैं इसमें बहुत सारा सिग्निफिकेंट मोरल का भी बात किया गया, ठीक है। तो जैसे कि इसमें किस चीज़ की बात किया गया है, एज यू कैन अंडरस्टैंड इट, नेचर हैज़ द पावर टू टर्न नेगेटिव इनटू पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी, मतलब नेचर के पास एक ऐसा पावर होता है जो नेगेटिविटी को भी केस में बदल देता है आपका पॉजिटिविटी में। फर्स्ट स्टैंजा में पूरा नेगेटिव से भरा हुआ था, सेकंड में क्या हो गया, पॉजिटिव से भर गया। और दूसरा ये भी हम लोग कह सकते हैं, इट हैज़ द पावर टू ट्रांसफॉर्म द मूड ऑफ अ पर्सन, नेचर के पास पावर भी होता है, नेचर के पास क्या होता है, एक ऐसा पावर होता है जो क्या करता है, मूड को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जैसे कि मान लेते हैं आप रूम में पूरा भरे, रूम में कैद है बहुत दिनों से, अब जब रूम में कैद है, कहीं जाते हैं घूमने के लिए, बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, आपका मूड काफ़ी चेंज हो जाता है, काफ़ी बोलते हैं कि आप काफ़ी फ्रेश लग रहा है। तो यानी नेचर हैज़ द पावर टू ट्रांसफॉर्म द मूड ऑफ अ पर्सन। अगर यकीन नहीं होता है तो आप लोग एक महीना क्या कीजिए, अपने रूम में बंद होकर के बैठे रहिए, रूम में ही रहना, रूम से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना, सिर्फ वॉशरूम के लिए आप लोग जा सकते हैं। तो अब क्या होता है अब यहाँ पे क्या होगा, अब एक महीने बाद आप घर से बाहर निकलिए टहलने के लिए, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि नेचर हैज़ द पावर टू ट्रांसफॉर्म द मूड ऑफ अ पर्सन, ये मूड मतलब इंसान के पर्सन मूड को भी क्या करता है, चेंज कर सकता है। और क्या होता है, यू कैन ऑल्सो से दैट अ पर्सन शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ लाइक नेचर, और ये भी कह सकते हैं हम लोग, इसका सिग्निफिकेंट मोरल्स है कि इंसान को हमेशा क्या रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसे कि नेचर हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, नेचर हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, हमेशा एक दूसरे का क्या करता है, ख्याल करते रहते हैं। इसलिए आप लोगों को भी क्या रहना चाहिए, एक ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, लाइफ में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, जैसे कि नेचर रहता है। नेचर हम लोग हमेशा क्या करता है, कभी बुरा नहीं सोचता है, अगर बुरा सोचता तो हमेशा क्या होता है, गर्मी का टेम्परेचर 60 हो जाता है, आप लोग समर वेकेशन ज़िंदगी भर बनाते रहते हैं, चाहे स्वर्ग में चाहे नर्क में। नेचर हम लोग का ख्याल रखता है, इसीलिए बोला जाता है, यूँ तो हर शाम उम्मीदों पे गुजर जाती है, मतलब उम्मीद करना बहुत ही ज़रूरी है नेचर के साथ। यूँ तो हर शाम उम्मीदों पे गुजर जाती है, आज कुछ बात है जो इस शाम पे रोना आया, इस नेचर पे रोना आया, ठीक है। शाम यहाँ पे आप लिटरल नहीं, शाम का मतलब इवनिंग भी होता है, आप कोई भी सिचुएशन को नाप सकते हैं। तो ये था आपका डस्ट ऑफ स्नो का एक्सप्लेनेशन। आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट को आप नहीं देखे होंगे तो अपने सपनों में भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके सपने की दुनिया बहुत बड़ी है। सो क्या, तो अगर किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, एंड यू हैव टू, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, ठीक है, एनी डिफरेंस फ्रॉम द लिटरेरी डिवाइस, एनी कंफ्यूजन इन थीम, सो दैट यू कैन आस्क। So thank you so much for watching this one, Dust of Snow, that is written by Robert Frost. और कुछ इसमें क्वेश्चन है आप लोगों का? नहीं क्वेश्चन है, चलो हम ही बता देते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखो, और इसमें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में जैसे मान लेते हैं आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो ऑब्जेक्टिव में ये भी आ सकता है कि कौन सा टर्म जो है आपका सुख से सिमिलर नहीं है। सुख का मतलब क्या होता है आपका, सुख मीन्स किसी को मूव करना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्टडी का मतलब, इसमें हम बताए थे एंटोनिम्स का भी, एंटोनिम्स यानी स्टडी और स्टील, ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों सिमिलर नहीं है। ट्रेम्बल का मतलब भी सुख होता है, दोनों सिनोनिम है, शेक और सीवर, ये स्टडी। लेकिन स्टडी क्या है, इज़ अ डिफरेंट, स्टडी का मतलब क्या होता है, शांत होता है। और हेमलॉक ट्री को क्या किया बोला गया, मान लेते क्वेश्चन अराइज हो जाएगा, द हेमलॉक ट्री इज रिलेटेड टू, हेमलॉक ट्री किससे रिलेटेड है, तो आपका किससे रिलेटेड, हेमलॉक ट्री हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं है। स्प्रिंग सीजन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं है। बैरन लैंड से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये एक शाइन है, किस चीज़ का शाइन है, नेगेटिव का शाइन है, ठीक है। किस चीज़ का साइन है आपका,
तो ये आपका किस चीज़ का साइन है, यानी हेमलक ट्री किस चीज़ का साइन है, आपका नेगेटिव का साइन है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जो भी दिया गया है, ठीक है, और भी जैसे व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा, तो स्टैंजा का राइम स्कीम क्या है, तो ए बी हो जाएगा। अभी हम बताए थे ए बी। अगर ये इसका भी पूछेगा तो आपका सी डी नहीं लिखना है, अगर सी डी तो उसमें ए बी ही लिखना है, क्योंकि आपका पूछा जाएगा, क्योंकि आपका फर्स्ट स्टैंजा दिया गया ना, आप हमेशा ए से स्टार्ट करेंगे, इसलिए पूछेगा व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा, तो ए बी। अगर इसका सिर्फ पूछेगा तो इसका भी ए बी हो जाएगा, और दिस ओनली दिस स्टैंजा का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, आपका ए बी हो जाएगा। तो इज इट क्लियर? तो हम लोग सेकंड स्टैंजा में क्या देखें, कैरेक्टर्स का मूड कैसा था, तो कैरेक्टर्स का मूड कैसा था आपका, हैप्पी था, पॉजिटिव था और ऑप्टिमिस्टिक था। लेकिन फर्स्ट स्टैंजा में यही क्या था उसका, और फर्स्ट स्टैंजा हम लोग देखेंगे तो इसका मूड कैसा था, ठीक है, वो काफ़ी सैड था बेचारा, डिसहार्टेंड था, ठीक है, और काफ़ी खुशनुमा तो था नहीं, ठीक है, काफ़ी दिल रुखी के साथ वह बैठा हुआ था। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आपको तो उम्मीद है कि आपको, क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा उम्मीद पे था, और उम्मीद है कि आपको डाउट से भरा होंगे, तो इसलिए हमेशा डाउट पे ही रहना है, क्योंकि जितना डाउट रहेगा उतने तरीके से अच्छे तरीके से क्लियर होगा। और इसमें एग्ज़ाम में देखते हैं हमेशा इससे किस एग्ज़ाम एक पूछा जाता है, आपका 1 मार्क्स का रहेगा या फिर 3 मार्क्स का रहेगा फाइनल में, या फिर आपका कितने मार्क्स का रहेगा इसमें, 6 मार्क्स का रहेगा। इज़ इट क्लियर? 6 मार्क्स में आपसे अक्सर पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, क्रिटिकली एग्जामिन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो एज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ सिम्बॉलिज्म, यानी डस्ट ऑफ स्नो को किस तरीके से पेश किया गया एज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ सिम्बॉलिज्म के तरीके से। तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे, इसमें किसी को क्वेश्चन पूछना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस पोएम को अक्सर पूछा जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर इससे पूछा जाता है। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो इज बेस्ड ऑन द आइडियाज दैट नेचर इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ जॉय। द पोएट एक्सप्लेन्स through the poem that when a human feels depressed, melancholy or dejected, the mother nature provides him या फिर us with selfishness, it removes all the negativity and gloom from the person's mind. The poem conveys a message that nothing in the nature is ugly or inauspicious or negative. तो इज इट क्लियर? तो इसमें यह भी बताया गया है कि नेचर में कोई भी चीज़ क्या है, नेगेटिव नहीं है, अगली नहीं है, इनऑस्पेशियस नहीं है, सब क्या है, आप उसे नेचर के साथ जुड़ के देखेंगे तो आपको क्या होगा, नेचर के तरह एक बिहेवियर भी आपका नेचर में शामिल हो जाएगा आपके नेचर में, क्योंकि नेचर तो क्या है, पूरा खुशी से भरा पड़ा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।